हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग इससे पहले जितना भी डिस्कशन किए हैं, पॉलिटी का किए हैं, हिस्ट्री का किए हैं, सभी का A to Z डिस्कशन हो चुका है। आज जो हम सब लोग फुल केमिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए हम सब लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। बताइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताइए कि अणु क्या होता है। सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, किंतु यह क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। अणु क्या रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है? पूछेगा कि अणु क्या रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है? नहीं लेता है। ये बताइए, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है क्या कहलाता है? और वो रासायनिक प्रक्रिया में भाग भी नहीं लेता है। बताइए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण अगर कहलाएगा अणु कहलाएगा। O2 ले लीजिए। हाँ, बताइए। आप होता है एटम के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। एटम मतलब परमाणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उस पदार्थ का सभी गुण पाया जाता है। किंतु मतलब कि पदार्थ का सभी गुण पाया जाता है, उस पदार्थ का सभी गुण पाया जाता है। मतलब वह कण, मान लीजिए कि आपका जो एक शरीर का एक कण लिए, आपका सारा गुण उसमें पाया जाएगा, उसको हम परमाणु बोलेंगे। लेकिन क्या कहलाता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अणु क्या रहता है? स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। आपको किसी भी एटम्स मतलब किसी भी पदार्थ से निकालना पड़ेगा वो चीज। मान लीजिए छोटा सा कोई भी कण निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया। हाँ, वो क्या हो गया? एटम हो गया, परमाणु बम। और ये रासायनिक अभिक्रिया में सबसे छोटा कण कौन होता है बताइए? सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बारे में सबसे सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? कब दिया था? 1809 नाम। 1809 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु को दिया था, जॉन डाल्टन। ठीक है। बताइए, डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा जाता है, किंतु आधुनिक विज्ञानों का मानना है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे कई भाग में तोड़ा जा सकता है। आधुनिक विज्ञानों का क्या मानना है? परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे कई भी भाग में तोड़ा जा सकता लेकिन है। डाल्टन साहब ने बोला था कि हाँ, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य है। अविभाज्य बोला। परमाणु क्या बोला? डाल्टन क्या बोला था? अविभाज्य, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, वही बोला थे 1809 ईस्वी। लेकिन जो है मॉडर्न काल का जो वैज्ञानिक है वो बोला परमाणु को तोड़ा जा सकता है, अविभाज्य है। लेकिन डाल्टन बोला था परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता, अविभाज्य। बताइए, यदि किसी तत्व में एक परमाणु रखा है तो उसे मोनोएटॉमिक परमाणु कहा था। जैसे सभी अक्रिय गैस क्या है? मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक सभी गैस कैसा है? सभी अक्रिय गैस कैसा है? कितना एटॉमिक है? 9 गो मतलब एक अक्रिय, 8 गो अक्रिय गैस, 6 गो। हाँ 6 गो अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद कीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक ना। बताइए, और एक अपवाद में जैसे कि कहा गया ना, सभी अक्रिय गैस मोनोएटॉमिक है, लेकिन हीलियम एकमात्र गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है। हाँ, हाइड्रोजन। और सबके कक्षा में कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। और मैंने अपना कक्ष पूरा कर लेकिन हीलियम एक ऐसा अपवाद है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है। रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन के समय निकलता है। हाँ, रेडॉन हमारे प्राकृतिक में पाया जाता है। बेकार से भी रेडॉन निकलता है। यदि किसी तत्व में 2 परमाणु पाया जाता है तो उसे द्विपरमाणुक कहा जाता है, ठीक ना। जैसे कि हाइड्रोजन H2 हुआ, ऑक्सीजन O2 हुआ, तो द्विपरमाणु किसको बोला जाएगा बताइए? जिसमें 2 अणु पाए जाते हैं। जैसे H2 हो गया, हाँ O2 हो गया। जिसमें पाएगा। और ट्राएटॉमिक किसको बोला जाता है? ट्राएटॉमिक जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए, जैसे O3 हो गया। ठीक है। सभी परमाणु को 3 अस्थायी कण, मूल कण एवं अस्थायी कण में बांटा गया, ठीक ना। परमाणु के अस्थायी एवं अस्थायी कण, अस्थायी एवं अस्थायी कण के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 में। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक है।
बताइए यह कैसा आवेशित है, मतलब ऋण है कि धन है? ऋण आवेशित है। इसका आवेश बताइए। -1.6 ठीक है। अब जैसे कि प्रोटॉन के बारे में चर्चा करें, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था गोल्डस्टीन ने किया था। कब? 1886 ईस्वी में। 1886। किंतु नामकरण एवं इसके बारे में विस्तृत जानकारी रदरफोर्ड ने दिया। उसका नामकरण किया था कौन? 1920 में। रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक ना। रदरफोर्ड ये कैसा कण, मतलब कि प्रोटॉन धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है? धन आवेशित है। इसका जो है ना 1.67 × 10⁻⁻27 होता है कूलम। इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है, जबकि आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। दोनों का बराबर होता है, उसमें माइनस होता है, इसमें प्लस। इलेक्ट्रॉन में माइनस हाँ, प्रोटॉन में प्लस आवेश। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूटन, जेम्स चैडविक। ये कैसा, मतलब कि धन आवेशित ये पर कोई चार्ज नहीं होता, ये आवेशित नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। आवेशहीन है। ये कैसा होता है? इसमें सिर्फ मास होता है 1.672 × 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन कैसा होता है? मतलब न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, ठीक ना। न्यूट्रल है। हाँ, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका -19 है या +19 है? -19। उससे आगे नहीं है, आगे वाला मान देखना है। इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुना 10⁻⁻19। इसमें प्लस है 1.6 है। अच्छा बताइए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन यह तीनों मूल या अस्थायी कण है, ठीक ना। मूल या अस्थायी कण, बिल्कुल राइट नो। और एक होता है जैसे कि मेसोन के बारे में बताइए। मेसोन यह अस्थायी कण है, ठीक एक अस्थायी कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। मेसोन पर कोई आवेश नहीं होता है। मतलब पूछेगा कि मेसोन कैसा कण है? वो अस्थायी कण है, शेष नहीं होता है। इसकी खोज कौन किया था? इसके खोज युकावा। लेकिन इसका डिनोटेट करते हैं पाई से। हाँ, मेसोन को डिनोट करते हैं पाई से, लेकिन इसका खोज किसने किया था? युकावा ने। और एक होता है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन का खोज। एंडरसन। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान शून्य होता है। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है? शून्य होता है। अल्फा और न्यूट्रॉनो यह एक अस्थायी कण है, ठीक ना। इसकी खोज पॉली ने किया। ये खोज पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? 1930 में। न्यूट्रॉन की खोज 1930 में। बताइए तो। पॉजिट्रॉन 1932 में ना, पॉजिट्रॉन 1932 में है। न्यूट्रिनो 1930। हाँ, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक ना। इन्होंने अपना सिद्धांत 1911 में दिया, मतलब नाभिक के मॉडल जो था ना, कब दिया सिद्धांत? इन्होंने क्या किया, मतलब रदरफोर्ड का नाभिक के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? एक सोने का चादर लिया, ठीक ना, उस पे अल्फा किरण का पूरा प्रकीर्णन का प्रहार करवाया, ठीक ना। कुछ उस पार चल गया, कुछ रिटर्न हो गया। इसके आधार पर उसका क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ इसके अनुसार भीतर एक भारी कण है, जिसमें कहा गया जाता है कि नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन के 1/1000वां भाग होता है, ठीक ना। नाभिक का जो आयतन है कुल आयतन का 1/1000वां भाग होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक ना। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल के कुछ दोष था, ठीक ना, कुछ दोष था। इस कथन को सिद्ध नहीं किया गया कि कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटा था। ये एक दोष है, ठीक ना। क्या दोष है कि ये मतलब सिद्ध नहीं कर पाया कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा खो देती है और केंद्र में गिर जाती है, जबकि ये भी एक त्रुटि है। नील बोर का परमाणु सिद्धांत के बारे में देखते हैं, ठीक ना। 1913 में रदरफोर्ड के सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर का सिद्धांत है। 1913 में किसका सिद्धांत है? नील बोर का सिद्धांत क्यों आता है? कमियों को दूर करने के लिए नील बोर का सिद्धांत आता है, ठीक ना। बताइए, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाती है जिस कक्षा में कुछ ऊर्जा रहता है। इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाती है ऊर्जा रहेगा। ऊर्जा किसका ये सिद्धांत है? नील्स बोर का सिद्धांत, जो कि 1913 में आया था, ठीक ना। ऊर्जा का यह स्तर नाभिक से जैसे जैसे दूर जाती है ऊर्जा में वृद्धि होता है, ठीक ना। और इसने क्या बोला, मतलब नील्स बोर ने बोला था कि ऊर्जा का जो यह स्तर होता है नाभिक से जैसे जैसे दूर जाता है ऊर्जा में वृद्धि होगा। ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो हाँ, ऊर्जा ज्यादा लगेगा, इसके कहने का मतलब। हाँ ना। और तीसरा बात बोला कि नाभिक से कक्षा की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होता है। मतलब कि जैसे जैसे नाभिक जो है ना दूर जाएगा तो ऊर्जा में वृद्धि होने के बाद उसका और क्या वृद्धि होगा? उसका भी
की संख्या में भी वृद्धि इलेक्ट्रॉन होगी। की संख्या में वृद्धि होगी। मतलब जैसे जैसे वो केंद्र से बाहर दूर जाएगा उसके ऊर्जा में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होगा। बताइए तो। अच्छा, इस किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यह एक सूत्र बताइए। 2n स्क्वायर होगा। 2n स्क्वायर होगा। 2n स्क्वायर होगा। इनका वैल्यू अलग अलग होगा, जैसे 1 होगा, हाँ। 2 होगा, 3 हाँ वो KLNM होता है। हाँ। इसका क्या होता है? KLMN। तो केम कितना? 8 दो। दो हाँ, L M में? के पास 8 होता है। M के पास 14, M के बाद 14 KLNM। N के पास 22, N 2 8 अरे N 8 18 32, 14 कौन बोल दिया यार? सॉरी। वो अधिक K के पास 2, दो L के पास 8, के बाद N के पास 8, N के 18 पास- और M के पास 32, N के पास 32। ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रत्येक कक्षा में अलग अलग उप कक्षा को बांटा गया है। हाँ। उप कक्षा जैसे कि SPDF, ब्लॉक होता है। हाँ SPDF एक उप कक्षा बोला गया। तो इसमें कितना कितना है? S में कितना, P में S के पास 2, P के पास 6, D के पास 10, F के पास 14। 14 ठीक है। 2 6 10 14 14 2 6 10 14 ठीक ना? 2 6 10। तो समझ गई ये बात। जी। अब बताइए परमाणु एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संख्या। हाँ, परमाणु संख्या। ठीक है। बताइए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहता है। मतलब कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या क्या होगा? Z बराबर P। Z बराबर P। ऐसे तो Z बराबर P बराबर E होता है, ठीक है? Z बराबर P बराबर E होता है। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन और जितना परमाणु संख्या, वही ना? तो कब होता है? Z बराबर P बराबर E उदासीनता जब हो जाती है ना, उदासीन की स्थिति में परमाणु संख्या Z बराबर P बराबर E होगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाँ। त्याग करता है वो तो अपना समझ लीजिएगा। उस जगह पर Z बराबर हाँ, तो वो तो जैसे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा उस पर इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या वही रहता है। हाँ, तो बताइए परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, ठीक ना? परमाणु द्रव्यमान कैसे होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम योग कर दिए तो क्या होता है? ये परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। क्या होता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु द्रव्यमान नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका कोई इसलिए मतलब। क्योंकि वो डोनेट सब करते रहता है। हाँ, इसी वजह से उसका ये कोई बराबर P प्लस है, दाम नहीं मतलब रहता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके जो वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक ना? परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए परमाणु भार, एटॉमिक वेट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक वेट, है? हाँ। किसी तत्व का वह संख्या जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु क्रमांक 12 के परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान के, मतलब परमाणु भार जो होता है ना, वो क्या होता है? तत्व का परमाणु भार और कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होता है। मतलब कि अगर परमाणु भार अगर कोई पूछेगा क्या होता है, आप बोलिएगा किसी तत्व का परमाणु भार बटे कार्बन 12 के 12वें भाग का भार क्या होगा? दोनों अनुपातिक होता है। बताइए क्या होगा? कार्बन के परमाणु द्रव्यमान होगा। कार्बन नहीं, अगर किसी परमाणु भार बोलेगा किसी तत्व का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बट कार्बन के 12वें भाग का भार, ठीक ना? परमाणु भार को AMU में दर्शाया जाता है। परमाणु भार को बताइए अनुभार। अनुभार जो अनुभार तो अनुभार क्या होगा? पदार्थ का एक अणु का द्रव्यमान। पदार्थ इसमें अणु होगा, परमाणु के एक अणु के द्रव्यमान बटे C12 के 12वें भाग। हाँ, ठीक है। भार। अब बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते बाह्यतम हैं। कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप समझे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको ही संयोजी इलेक्ट्रॉन। अनुभार क्या है? अनुभार पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान और कार्बन 12 के 12वें भाग का भार बटे में आता है, मतलब अनुपातिक होता है। बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं आप? जी जी। क्या? इलेक्ट्रॉन के बाहरी भाग बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आंतरिक इलेक्ट्रॉन मतलब इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अंदर में ना बाह्य इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो आयतन कक्षा को छोड़ के इधर अंदर के भाग को कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा मान लीजिए जैसे कि ऑक्सीजन, मान लीजिए जैसे कि है ना ये सोडियम है 11 तो 2 हो गया, इसका 8 हो गया 3 और 1 हो गया ना? बाह्यतम कक्षा में इसमें
इस ये कौन क्या है? बहत्तर हो बहत्तर गया। कक्षा हो गया। ये हुआ गया बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम ये हो गया कोर कोर आंतरिक कक्षा, ठीक आंतरिक ना, कक्षा। समझ गए। मैंने जो अपना और पूरा कर ले। और जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। हाँ। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका क्या होगा? बैलेंस होगा। बैलेंस वैलेंस होगा। इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात समझ गए, बैलेंस ही निकलता है उसी से। 8 में से घटाते ठीक ना। अब वही संयोजकता वैलेंसी बता दिए। अब बताइए वन रहेगा +1 रहेगा तो 1 +2 रहेगा हाँ। तो 2 +3 रहेगा अब तो देखिए, 3 अब देखिए। 4 रहेगा तो प्लस सब धात्विक माइनस होगा, 4। सब अब धात्विक। 5 जहाँ आ जाए लास्ट में तो -3, 8 में से 6 आ 8 जाए में से तो 5 -2, घटाते जाइए। 7 आ जाए देखिए तो इसमें -1। कैसे होता है। मान लीजिए बाह्यतम कक्षा में अगर 5 आ गया इलेक्ट्रॉन तो इसको इसमें और क्या जोड़ेंगे कि 8 फुट जाएगा। तो 3 जोड़ेंगे, 3 को इलेक्ट्रॉन लगा तो नहीं तो इसका 8 में से- माइनस, नहीं तो 8 में से घटाते रहिए। इसमें ये हो गया, ठीक ना। जी। माइनस ये -3 -3 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब -3 वैलेंसी होगा उसका, ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। अब बताइए समस्थानिक किसको बोलता है? समस्थानिक जो होता है इसमें परमाणु संख्या जो आइसोटोप होता है परमाणु संख्या और अलग-अलग। परमाणु दोनों अलग। परमाणु संख्या अलग अलग, द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे ले लीजिए समस्थानिक में होता है मतलब समस्थानिक। आइसोटॉप, हाँ। परमाणु संख्या समान होता है, ठीक ना। हाँ। परमाणु आइसोटॉप मीन्स होता है द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान अलग 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 होता होता है। इसमें समझिए परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। समान समान होता होता है। है। ये बहुत इजी है लेकिन सब इससे गलत हो जाता है, सबसे गलत होता है। तो आइसोटॉप क्या होता है? परमाणु संख्या समान, लेकिन समान द्रव्यमान होता है, अलग परमाणु संख्या द्रव्य- भिन्न-भिन्न होता है। द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, 1 प्लूटोनियम, H1 ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। फिर 1 H2 फिर 1 H3। हाँ, सब में परमाणु संख्या सब में समान परमाणु है, संख्या समान है। लेकिन द्रव्यमान हाँ, अलग ऐसे अलग है। देखिए यूरेनियम का 9235, हाँ। 9238। हाँ तो वही हुआ। हाँ, ये भी सही। देखिए समस्थानिक तथा समस्थानिक तथा रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान होता है किंतु भौतिक दृष्टि से अलग 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 होता है। अलग होता है। मतलब समस्थानिक जो होता है जी। ना रासायनिक दृष्टिकोण से समान होता है, समान होता है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से अलग अलग। अलग अलग होता है। अब देखिए हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक ना। ये अभी कौन? ड्यूटेरियम, हाँ। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। अच्छा बताइए तो किसमें न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटोनियम में न्यूट्रॉन नहीं होगा ना। प्रोटेरियम नहीं, में पहला में दो में से क्या, वही तो बोल रहा है। प्रोटोनियम में नहीं होता है। प्रोटोनियम में नहीं, जीरो हो जाता है। प्रोटोनियम वही में नहीं बोल रहे हैं होता है। ना। पूछता है कि प्रोटोनियम में न्यूट्रॉन की क्योंकि संख्या 1 - 1 0 हो जाएगा। हाँ तो उसमें क्योंकि प्रोटोन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है A माइनस P, मतलब कि मास माइनस प्रोटॉन होता है। मास माइनस प्रोटॉन घटा दोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। सही है, बोलते रहिए। बताइए समभारिक के बारे में बताइए। जी। संभारिक जो आइसोबार होता है, हाँ आइसोबार। आइसोबार में देखिए आइसोबार में आइसोभार बार भार, ठीक ना। हाँ, जिसका भार बराबर होगा बराबर होगा, संख्या अलग होगा, संख्या परमाणु अलग संख्या होगा, अलग क्या होगा वो? वो आइसोबार संभारिक हो होगा। जाएगा। आइसोबार संभारिक होगा। हो भार जाएगा। बराबर और परमाणु संख्या अलग अलग। मतलब परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग। अलग। इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि आइसोबार संभारिक बोलते हैं। संभारिक बोलते हैं। संभारिक जैसे- बोलते हैं। जैसे जैसे हो गया ये आइसो- देखिए इसका संभारिक का देखिए गुण क्या होता है। संभारिक का गुण पहले बारह देख लीजिए। 14। जैसे कि उसका गुण समस्थानिक का गुण क्या था कि उसका भौतिक जो है ना क्या होगा भौतिक भौतिक गुण जो होगा अलग अलग, देखिए रासायनिक गुण एक समान समान। होगा। इसमें जो होता है रासायनिक गुण एक समान, भौतिक भौतिक गुण गुण अलग अलग अलग। अलग अलग होता है। देखिए संभारिक में क्या होता है। संभारिक में भौतिक दृष्टि से समान, रासायनिक दृष्टिकोण से भिन्न होता है, भिन्न समझे होता है, ना। हाँ। भौतिक से समान, समान। रासायनिक दृष्टि से भिन्न भिन्न। रासायनिक और वो समस्थानिक था रासायनिक से समान, समान, और भौतिक से भिन्न अलग भिन्न, अलग। समझ गए। ठीक। मत जैसे कि देखिए संभारिक में जैसे कोई आर्गन हो गया, आर्गन 18 और 40 हो गया, 40 पोटेशियम 19 हो गया, 19 कैल्शियम 40 हो 20 गया। कैल्शियम 20 और 40। और एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना। हाँ, सम इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन। इस सम इलेक्ट्रॉनिक बताते हैं, इलेक्ट्रॉन देखिए। संख्या समान होता है। वैसा था जिसका परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अलग होता है, किंतु नाभिक के चारों चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बराबर होती है। मतलब सम इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए? जिसका परमाणु द्रव्यमान और- अलग अलग होता है। जी, और लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की में संख्या चक्कर- समान होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है उसका वो समान संख्या होता है, समान बराबर होना होता है। चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? आइसो सम इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। नहीं देते हो एग्जांपल। हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे कि सोडियम हो गया, हाँ। सोडियम प्लस हो मैग्नीशियम हो गया, गया। जैसे कि सोडियम 1 प्लस हो गया, अब मैग्नीशियम प्लस प्लस हो गया, ठीक ना। हाँ, और जैसे कि हाँ, एल्युमिनियम एल्युमिनियम 3 हो गया। प्लस हो गया, हाँ। जैसे कि ऑक्सीजन माइनस माइनस हो गया। ये सब क्या हुआ? ये तो सम आपको सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सम सम इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉन। संभारिक में आपको हो गया कैल्शियम, आइसोबार। कैल्शियम, पोटासियम, आर्गन। हाँ आर्गन। जी, आर्गन। अब देखिए आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है बताइए? सब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा समन्वित में। हाँ? न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान जो होगा। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान परमाणु दोनों भिन्न अलग भिन्न अलग होगा, होता है। लेकिन हाँ। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। देखिए सम न्यूट्रॉनिक होता है वैसा तत्व जिसको परमाणु संख्या एक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अलग अलग, किंतु
सुनिए गलत, गलत। नहीं सर, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग 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 न्यूट्रॉन की की संख्या एक समान। हाँ, मतलब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग होता है, हाँ, किंतु जी। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होता है। समान। बराबर होती है। जैसे एग्जांपल जैसे एग्जांपल जैसे कार्बन 14 हुआ, कार्बन 14 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 15, 7 दोनों के परमाणु संख्या और पंद्रह घटाने पर जो बराबर मान आ जाए, न्यूट्रॉन निकल हाँ जाए। न्यूट्रॉन हाँ। निकल जाए उसका बराबर हो जाएगा। देखिए एक होता है आइसोडाइफर, हाँ ऐसा आइसोडाइफर इसको माइनस में थोड़ा- जाता है। इसमें देखिए वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग, किंतु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच का अंतर समान होता अंतर है। समान होगा। डायपर का आइसोडाइफर किसको बोला जाता है बताइए? जिसका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच की जो डिफरेंस होगा वो समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग अलग होगा। परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान अलग 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 होगा। किंतु नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो अंतर है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अंतर है वो बराबर हो गया, तो वो क्या कहलाता है? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर कहलाता है। ठीक है, इतना को हम सब लोग समझ गए। समझ गए। अब देखिए पॉली का अपवर्जन सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक ना, ये पूछ देता है कभी कभी। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो कभी नहीं हो सकता। सकता मतलब क्वांटम संख्या का मान क्या हो सकता है? चारों क्वांटम संख्या का मान क्वांटम बराबर। संख्या बराबर कौन नहीं होता हो है? सकता। पाउली का पॉली का अपवर्जन अपवर्जन सिद्धांत था हाँ, हाँ, कि कोई भी जो होगा 4 क्वांटम संख्या बराबर जैसे कि आज एजमुथल नंबर सभी सब क्वांटम नंबर में आता है, हाँ। हाँ। वो सब जो है ना वो अलग अलग नहीं हो सकता है ना, चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता है। तो मतलब चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। ठीक ना, जी ये पॉली के नियम है। अब देखिए अफबाओ का सिद्धांत, अफबाओ का सिद्धांत जान रहे हैं? अफबाओ का सिद्धांत में कहा गया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष से अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोष की ओर जाता 1s में जाएगा, उसका 2s जाएगा, 3s हाँ। इस हिसाब है। तो मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में में जाएगा, जाएगा। उच्च स्तर में जाएगा। उसको ये सिद्ध- अफवाह का सिद्धांत हुआ है, हाँ, अफबाओ का कम सिद्धांत ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा की ओर ज्यादा ऊर्जा की ओर जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न्यूनतम से अधिकतम ऊर्जा वाले उपकोष की ओर होता है। ठीक ना, एक हुंड का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ उनके पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद जो है ना अल्टरनेट भरेगा। अल्टरनेट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस नियम के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक सब सेल में तब तक जोड़ा नहीं हो सकता है जब तक सब सेल में एक एक भर नहीं जाता है। मान लीजिए जैसे कि एक हो गया, ऐसे हो गया एक सब सेल। ठीक ना, ऐसे 2 सेल इसमें पहले भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, तब फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, पहले भर के एगो पहले भर के भर दो, हाँ ऐसा फिर नहीं होना दूसरा तरफ से फिर भरते हैं। हाँ, पहले एक एक भर लीजिए, उसके बाद दूसरा तरफ अल्टरनेट लगा दीजिए। ठीक ना, ये हुंड है। ये हुंड का नियम है। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का हाँ वो निश्चितता के साथ बढ़िया। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसके वेग को एक साथ नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक ना, इसके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत में क्या कहा गया है? किसी सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसके वेग को एक साथ नहीं दर्शाया नहीं जाता। दर्शाया जा सकता। मतलब किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग, क्या स्थिति है और किस वेग से उजारा, मतलब Velocity। तो उसको एक साथ नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक ना, मतलब कोई भी कण में कहाँ है और वो किस गति से चक्कर लगा रहा है, तो उसको एक साथ नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, डी ब्रोगली का दोहरी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक ना, डी ब्रोगली के बारे में इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कोई भी सूक्ष्म कण तरंग एवं कण दोनों का आचरण प्रस्तुत करता है। जब कण का आचरण प्रस्तुत करता है तब इसकी ऊर्जा का मान आइंस्टीन का समीकरण E = mc² से ज्ञात किया जाता है। जब वह तरंग जैसा आचरण करता है तब इसकी ऊर्जा का मान प्लैंक का समीकरण E = h होगा, एच न्यू होगा, h से ज्ञात किया जाता है। ठीक ना, प्लैंक का हाँ। समीकरण है ये। E = h प्लैंक का है ना। हाँ, मतलब कि जब वह तरंग जैसा करेगा तो मतलब अगर वह तरंग जैसा करेगा उसकी ऊर्जा का मान किसके अनुसार, किसके समीकरण पर कम करेगा? तरंग जैसा तरंग के साथ। HB E = HB है कि क्या है? एस न्यू इसको न्यू बोलते है हैं। इसको। एस न्यू, हाँ। न्यू या ब्यू? म्यू म्यू न्यू देखिए बताते हैं। डी ब्रोगली के द्वारा क्या कहा गया है कि तरंग जब वह तरंग जैसा आचरण करता है, मतलब अगर वह सूक्ष्म कण तरंग जैसा आचरण करता है तो उसके ऊर्जा का मान किस सिद्धांत पर कम, किस सिद्धांत के समीकरण के अनुसार कम? प्लैंक के आइंस्टीन समीकरण करेगा। आइंस्टीन। क्या? जब वह तरंग जैसा आचरण करता है तो कैसा किस समीकरण? आइंस्टीन नहीं, तरंग जैसा प्लैंक, तरंग जैसा करेगा तो प्लैंक आ जाएगा। इसको याद रखिए, अगर तरंग जैसा करेगा तो प्लैंक आ जाएगा। प्लैंक। अगर उसका आचरण मान लीजिए कि कण का आचरण
कण दोनों, मान लीजिए कण का जब इसकी ऊर्जा, तरंग एवं कण दोनों रहेगा हाँ, तब आपको करेगा ई बराबर MC स्क्वायर का, ई बराबर MC स्क्वायर। और जब सिर्फ तरंग आइंस्टीन करेगा। हाँ, जब आइंस्टीन करेगा, तरंग जैसा आचरण करेगा तो सिर्फ तरंग रहेगा सिर्फ तो तरंग फलांग रहेगा आ तो जाएगा। पलंग प्लग का कराएगा। और जब तरंग और सूक्ष्म कण दोनों रहेगा तो तो ये आइंस्टीन का आइंस्टीन आ करेगा। जाएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए, तरंग कण का तरंग दर एवं उसके संवेग का अनुपात कैसा होता है? कैसा होता है ऐसा इसका? होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली मतलब कण का तरंग दर एवं उसके संवेग कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती हाँ, कण का तरंग दर और उसके संवेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। H/P होता है ना। ठीक है ना। हम लोग इस तरह से क्या आज अभी तुरंत क्या पढ़े? एटॉमिक स्ट्रक्चर। पर है। अब केमिकल बॉन्डिंग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक दो या तत्वों दो का से अधिक आकर्षण बल तत्वों के का द्वारा एक दूसरे को जोड़ रिलेशन- दिया जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग कब होता है आदमी का? जब दो आदमी एक में मिल जाता है उसी को ना बॉन्डिंग बॉन्ड कहते होता है, हैं। हाँ। तो वही चीज हुआ यहाँ भी। जैसे दो, जैसे कि मान लीजिए पति पत्नी मिल गया हाँ। तो क्या हो गया? बॉन्डिंग हो बॉन्ड हो गया। गया। तो वही यहाँ भी बॉन्डिंग हुआ। जब दो या दो से अधिक तत्व का आकर्षण बल एक दूसरे में बंध जाता है। जी जब दो या दो से अधिक तत्व का आकर्षण जब एक दूसरे में बंध जाता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग। ये समझ रहे हैं? जैसे जैसे कौन बॉन्ड हो गया ये हम दोनों। हम लोग कोई भी परमाणु निकटवर्ती अक्रिय गैस की संयोजकता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक ना, या त्याग करता है। मान लीजिए कोई भी परमाणु जो है ना निकटवर्ती अक्रिय गैस की संयोजकता प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जी, या तो त्यागेगा, त्यागेगा। तभी ना उसका बॉन्डिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। बताइए, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कैसा आवेश होगा? ग्रहण ग्रहण करेगा करेगा तभी करेगा, नहीं होगा, देगा तो देगा धन। तो धन। धन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। जी सर। ग्रहण करेगा निगेटिव बढ़ेगा ही। नेगेटिव बढ़ेगा। और जब निगेटिव छोड़ देगा तो उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आ बढ़ेगा। जाएगा। जी बिल्कुल। तो समझ गए। जी सर। सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागने में प्रवृत्ति होता है और उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होता है। सही बात। ठीक मतलब ना? पॉजिटिव बनाने का। हाँ, हाँ। सभी धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन प्रवृत्ति वाला होता है। ठीक ना। ऋणायन। रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है बताइए? तीन रसायन दो प्रकार का होता है। का। विद्युत मुख्य संयोजी रूप से बंधन। 3 प्रकार का। हाँ। मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। सहसंयोजी हाँ। बंधन, विद्युत संयोजी होता है, उपसंयोजी। सहसंयोजी, और उपसंयोजी। उपसंयोजी। मतलब कि विद्युत संयोजी होता है जिसको कि आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक ना। सहसंयोजी होता है और उप सहसंयोजी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जब बताइए विद्युत संयोजी बंधन क्या होता है? दो परमाणु। दो आवेश अपना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। विद्युत संयोजी और ट्रांसफर करता है। अपने आप में ट्रांसफर नहीं करता, आदान प्रदान उसको देता है, उसको देता है। ट्रांसफर मतलब यही ना, वहाँ स्थानांतरण एक दूसरे को लेना देना। एक तरफा मत नहीं देता है, दोनों तरफ से देता है। बताइए तो। जैसे कि विद्युत इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत संयोजी बंधन, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉन का जो हस्तांतरण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। जैसे कि NaCl में Na प्लस Cl माइनस, तो दोनों बन गया NaCl। जैसे KCl में पोटासियम और क्लोरीन। K प्लस Cl माइनस, जैसे MgCl में Mg प्लस प्लस Cl माइनस में। तो जैसे कि विद्युत संयोजी बंधन जो होता है धातु के बीच होता है। ठीक ना। मतलब एक जैसा रहेगा ना तभी होगा। मतलब धातु के साथ होता है विद्युत संयोजी हाँ, बंधन। विद्युत संयोजी अच्छा, धातु। मेटल नॉन मेटल के हाँ, नॉन मेटल के साथ नहीं होता। ये भी चीज याद रखिए। धातु के साथ होता है कैसा? विद्युत संयोजी बंधन। विद्युत। नींद लग रहा है आपको? नहीं तो विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी बंधन। ठीक ना। बात करते हैं तो नहीं सर, नींद नहीं आया। नींद नहीं आ रहा, नींद भी आना एक कला है। हाँ, अरे वाह। अब बताइए विद्युत संयोजी बंधन की कुछ विशेषता पढ़ते हैं। ठीक ना। यस सर। इस बंधन से बने यौगिक बहुत कैसा होता है? मजबूत होते हैं। विद्युत संयोजक से बने यौगिक प्रबल होता है। बहुत बहुत स्ट्रांग देखिए, होता है, स्ट्रांग एक पावर चीज होता से है। क्या जैसे कि निकला? आप- एक चीज क्या निकला? विद्युत संयोजी बंधन विवाह की तरह होता है। ठीक ना। हाँ, मतलब सर? टूटता नहीं है। विवाह का जो बंधन बन गया वो कितना मजबूत होता है? और जी वो कभी टूटेगा नहीं। टूटेगा लाइफ नहीं। जोड़ी हो गया। हाँ, क्या हो गया? माने मजबूत हो गया। बहुत ही प्रबल हो मजबूत गया। प्रबल प्रबल जोड़ी होता है, प्रबल जिसका जोड़ी। विशेषता याद रखिए। विद्युत संयोजी बंधन कैसा होता है? विवाह की तरह होता है। यह धातु के बीच होता है। ठीक ना। ये इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो उसमें तो हम लोग धातु और धातु मिलाते हैं ना। ठीक है, बताइए। इसमें धातु धातु। जिसके कारण इसका गलनांक बिंदु एवं क्वथनांक बिंदु दोनों उच्च होता है। अच्छा। हाँ, कथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों उच्च होता है। किसका? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। विद्युत संयोजी ये बहुत ही बंधन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसका इसको है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। Seriously बॉइलिंग लिया। पॉइंट और अब बताइए विद्युत संयोजी बंधन जो होता है धातु के बीच होता है। मिलता जैसे कि है। देख लीजिए Na क्या है? धातु है। धातु Cl क्या है? है, धातु है। K क्या है? धातु है। धातु Cl क्या है? धातु है।
है ना, धातु में धातु टकराएगा, धातु में धातु मिलेगा। तो ये कैसा होता है, बहुत ही मजबूत होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, ये धातु याद करने का कोई तरीका है क्या? हाँ हाँ है तरीका। बताइए ना। 6 तक रहेगा तो धातु रहेगा, 6 से ज्यादा देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से कम रहेगा तो क्या होगा, 4 से कम से धातु रहेगा, हाँ? धातु रहेगा, 4 से धातु। कम रहेगा तो धातु, उल्टे 4 से अगर कम रहेगा तो उसका बाहरी कक्षा में अगर जो है ना, इसका मतलब ओवरव्यू थोड़ा समझिए। बाहरी देखिए, उसको इतना करिएगा, हम भी एक ट्रिक बता रहे हैं हाँ, आपको, बताइए, ठीक है? बताइए, देखिए, बताइए। जैसे कि सोडियम है ना, जिसके लास्ट में म लग गया ना, वो धातु हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया कि मतलब सोडियम, कैल्शियम, हाँ ये भी सही चीज़ है। जर्मेनियम, हाँ समझ रहे हैं? हम आपको बोले, म लगा आपको धातु मारना है। हम आपको क्या बोले, एक मतलब कि एक वेरीफाइड तरीका बोले। जी, जी। इलेक्ट्रॉन वाला होता है। हाँ, लेकिन अगर म आप याद रखते हैं तो वो भी बेसी। वेरीफाई नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिए, नहीं ज्यादा ही, अरे कहीं प्लस disturb माइनस नहीं वाला 4 को रखिए ना यार, होगा। 4 तक रहेगा तो कभी आपको- भी कहीं नहीं गलत होगा। वही तो बोले। जी, सही बात है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और मतलब कि विद्युत संयोजी बंधन का गल उपधातु मतलब सुनिए ना, उपधातु कब रहता है? उपधातु 4 से अधिक रहेगा 4 तो। से 4 से अधिक रहेगा उपधातु, अधातु? नहीं अधातु 4 से अधिक रहेगा तो। हाँ तो उपधातु कहाँ रहेगा? उपधातु तो ये सोना चांदी हो गया। नहीं। Sorry, नहीं, धातु हो गया, सोना। धातु हो गया, सॉरी। उपधातु का नोबल एलिमेंट होता है इसमें। हाँ, उपधातु शायद 6 रहता है, बॉर्डर लाइन तक जितना हाँ, रहता है, border line सब 7 गो है, हम्म। वो 7वें उपधातु में आता है। अच्छा उस अच्छा बताइए तो मतलब क्वथनांक बिंदु दोनों का कैसा होता है, किसका? मतलब कि इसका गलनांक गलनांक होता है और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है, उच्च। किसका, ऐसा विद्युत मतलब संयोजी boiling संयोजी point और बंधन। melting Covalent point बंधन। दोनों उच्च होता है। किसका? boiling point और melting किसका? point। सहसंयोजी बंधन का। सही विद्युत संयोजी संयोजी बंधन। बंधन कैसा? ये तो कोऑर्डिनेट बन बता सकते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इसका जो होता है गलनांक और क्वथनांक क्वथनांक दोनों उच्च उच्च होता होता है। यह बहुत मजबूत होता बहुत है। strong यह इलेक्ट्रॉन के इधर उधर होने से मतलब कि बंधन बनता है, ठीक ना। यह धातु और धातु के बीच में बंधन बनता है। ये इतना से समझ गए। जी सर। बिल्कुल right। बताइए इस बंधन से बंधे यौगिक जब ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत धारा का कुचालक एवं द्रव अवस्था में सुचालक होता है। क्या समझे, मतलब जब यह ठोस अवस्था, यह बंधन जब ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत धारा क्या होता है, कुचालक हो मतलब जाता है। कुचालक होता है। इसमें इसमें बैड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, का इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता। वही इंसुलेटर हो गया ना। हाँ, जी, insulator। जब बंधन से बंधे यौगिक को ठोस अवस्था में रहता है विद्युत धारा कैसा होता है, ये विद्युत कुचालक धारा का होता है। कुचालक अगर मतलब कि अगर मान लीजिए द्रव अवस्था में रहेगा तो ये सुचालक हो सुचालक कुचालक हो गुड कंडक्टर। सुचालक। जाता है। वेरी इलेक्ट्रॉन गुड, प्रवाहित होगा। समझ गए जी। कैसा होता है जब ये ठोस ठोस, अवस्था में रहेगा ना हाँ कुचालक हो जाएगा, हाँ, और इंसुलेटर द्रव होगा। अवस्था में रहेगा सुचालक तो सुचालक हो जाएगा। सुचालक हो जाएगा। आप समझ गए। सही बात। इस बंधन से बंधे यौगिक प्राय ठोस एवं रवेदार होता है एवं जल में घुलनशील होता है। ये चीज भी याद रखिए। जल में घुलनशील। विद्युत संयोजी मतलब- बंधन से हाँ बंधे क्या होते हैं? यौगिक यौगिक ठोस रवेदार रवेदार होता रवेदार है होते हैं। और ये जल में कैसा होता है, घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं। जैसे इसके बारे में हम सब लोग क्या क्या पढ़े बताइए। देखिए, वसा इसके में? बारे में पढ़े हैं। हाँ? वो सामने वसा में हेडेक होता है, एडी विटामिन ए डी ई के के। अच्छा बताइए अब क्या क्या पढ़े विद्युत संयोजिक ये बंधन तो में। पहले मजबूत होता है प्रबल होता है। और इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च उच्च होता होता है। कुछ होता है। ठीक है। जी। और ये एक रेबेदार होता है, हाँ। मतलब ठोस ठोस जल में ठोस घुलनशील रेबेदार होता होता है। है, जल में घुल जाता घुल- है। घुल ये जाता है। और ये जब सॉलिड अवस्था में जब होता है। सॉलिड अवस्था में होगा तो कुचालक, और जैसे लिक्विड अवस्था में जाएगा तो सौ सुचालक। करके इलेक्ट्रॉन सुचालक। प्रवाहित हो सब जाएगा। विद्युत संयोजी बंधन का और ये भाग। धातु धातु के बीच होता है। धातु धातु के वेरी गुड। अब कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजी बंधन, बंधन। ये जो होता है ना एक प्रकार का सहेली की तरह होता है, ठीक ना, मतलब एक दोस्त की तरह होता है, सहेली की तरह। ठीक ना। कम हुआ बस कम से कम मतलब हो क्योंकि गया। इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके कम जैसे करता है। मतलब जैसे कि ये आपका अभी सबसे इतिहास पहले खत्म हम हो गया। समझाएंगे आपको। देखिए सहसंयोजी बंधन जो होता है यह एक सहेली की तरह होता है। यह अधातु के बीच होता है। हाँ, समझ गए अच्छा। हैं। जी जी। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट धातु और बॉन्ड अधातु धातु धातु के नहीं, बीच। सहेली की तरह। आप ही ने धातु बोले? धातु कोवैलेंट बॉन्ड अधातु हाँ तो वही तो बोले धातु और अधातु, नॉन मेटल यार। नॉन मेटल दोनों अधातु या हाँ। धातु। धातु की जगह नहीं। नहीं धातु धातु बोला है। नहीं हम हर एक बार वही बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कुछ अलग। हम भी वही सुन रहे थे जो आप सुन देखिए रहे हाँ, ये कैसे- बताइए। ये कैसे सुन सकता है सर? आप दूर में ये नजदीक में सुन रहे हैं। अरे बाप रे कप्तान। जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनता है उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन में अधातु से मिलकर बनता है। हाँ धातु जैसे देखिए CO2 क्या हुआ, CO2 कार्बन क्या है? और ऑक्सीजन कार्बन दोनों अधातु हैं। कार्बन और धातु है। CH4 क्या हुआ, CH4 मीथेन और हाइड्रोजन मीथेन दोनों और अधातु धातु है। आवारा तत्व तो क्या बोले हम आपको? हाइड्रोजन। हाँ ठीक। C2H2 क्या है, C2H2 ये हो गया, इथिलीन हो गया ये। तो ये सब क्या है, अधातु है ना। C क्या है, अधातु, H क्या है, अधातु।
तो समझ गए जी सर। कि कोवैलेंट बॉन्ड किस कैसे अधातु 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 और अधातु के मिलने से जो बनता ठीक है। अधातु से टकराएगा। अच्छा बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब कि सहसंयोजी बंधन पर परमाणुओं के बीच बनता है, मतलब कि बंधन उन परमाणुओं के बीच बनता है जिसमें विद्युत ऋणात्मकता के मौन में अंतर कम होता है। बहुत कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, ठीक ना। जी बताइए तो इस बंधन में बने हुए यौगिक ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब क्या समझे? कोवैलेंट सहसंयोजी बंधक में जो बनता है यौगिक कैसे, मतलब किस अवस्था में? तीनों अवस्था में। तीनों अवस्था में ठोस, मतलब द्रव, गैस। जी ठोस द्रव गैस में तीनों ठोस, द्रव और गैस में। गैस में। बताइए तो जैसे देखिए, जैसे ठोस रूप में ग्लूकोज होता है, यूरिया क्या होगा ठोस रूप में? पूछेगा ग्लूकोज कैसा बंधन है, ये मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है। सहसंयोजी बनता है। और यूरिया कैसा है? ये भी कोवैलेंट ठोस अवस्था में जैसे कि सहसंयोजी बेंजीन बनता है। कैसा है बताइए? बेंजीन बेंजीन लिक्विड द्रव अवस्था में। लिक्विड अवस्था ये भी में। सहसंयोजी बंधन है। हाँ, अल्कोहल अल्कोहल हो गया, ये द्रव गैसीय अवस्था जैसे कि गैस, लिक्विड हाँ जैसे कि गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो ये गया, सब CH4 हो गया, CH4 एसिटिलीन हो गया, C2H2, ये सब क्या है? ये सब जो है सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन के गैसीय अवस्था में पाए जाते सहसंयोजी बंधन। ठीक है। ठीक है सर। जिसे देखिए हम शायद कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे देखिए विद्युत संयोजी बंधन में गलनांक और क्वथनांक क्या था? दोनों निम्न होते हैं। दोनों अच्छा लौ उसमें होते हैं। उच्च होते हैं और इसमें निम्न होते हैं। लौ होता है निम्न मतलब। अच्छा विद्युत संयोजी बंधन में द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च उच्च होते होते हैं, हैं। लेकिन लेकिन सहसंयोजी बंधन में लौ द्रव्यमान और क्वथनांक अरे निम्न यार होते हैं। गलनांक और क्वथनांक द्रव्यमांक क्या बोल रहे हो? वही ना, द्रव्यमान को गलनांक द्रव्यमानक या गलनांक से हम चीजें- द्रव्यमान सेम होता है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। इस बंधन से बने हुए समांतर जल में और घुलनशील कार्बन यौगिक में घुलनशील होता है। कौन बंधन में? क्या बोले? सहसंयोजी बंधन में हो जाता है ना, हाँ। जो बंधन बना होता है, जो बंधन हाँ। इसका यौगिक जल में क्या होता है? वो घुलनशील। जल में सहसंयोजी, अघुलनशील, हाँ। लेकिन सहसंयोजी बंधन में जल में घुलनशील। अरे भैया हम सहसंयोजी बंधन का ही बात कर रहे अच्छा हैं। अच्छा हाँ। सहसंयोजी बंधन का ही बात कर रहे हैं कि जल में वो घुलनशील होता है अघुलनशील होता है। और कार्बनिक यौगिक में कैसा होता है? कार्बनिक घुलनशील यौगिक में घुलनशील। कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होता है। हम नहीं समझे। कार्बनिक यौगिक क्या हो? विद्युत के बारे में विद्युत पूछा है। संयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन हम बोल रहे हैं, सहसंयोजी बोल रहे हैं। चोट लगे। अरे सहसंयोजी बंधन कैसा होता है ये बताइए? सहसंयोजी बंधन जो दोनों अधातु अधातु के बीच में रिएक्शन करता है, मतलब कि बॉन्ड बनाता है, समझे? हम इसके बारे में बोले कि इसका यौगिक जो होता है ना जल में अघुलनशील होता है, जी तो आप जल में कार्बन- नहीं घुलता है। हाँ तो वो कार्बनिक में कहाँ से घुल जाएगा वो पूछ रहे हैं आप। और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। कार्बनिक यौगिक में। अच्छा अच्छा कार्बनिक अच्छा। यौगिक में। हाँ। हाँ ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कैसा होता है? जल में मतलब घुलनशील होते अघुलनशील, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील। चल, घुलनशील। very good। जो कार्बन से बना हुआ यौगिक है ना उसमें क्या होगा? उसमें घुलनशील होगा। घुलनशील होगा, सीधी बात जल है। में घुलनशील और जल में और घुलनशील। अघुलनशील होगा, समझे? देखिए इस बंधन में यौगिक प्राय मतलब बताइए तो, और जल में घुलनशील कौन होता है? जल में घुलनशील हो जाएगा मतलब कि मतलब कि सहसंयोजी बंधन जल में, विद्युत संयोजी विद्युत बंधन संयोजी बंधन जल में घुलनशील होता है, लेकिन सहसंयोजी बंधन जल में घुलनशील नहीं होता, कार्बन यौगिक में हाँ घुलनशील होता है। कार्बन यौगिक में घुलनशील होता है। कप्तान जी टोपी उतार लीजिए। इस बंधन से बने यौगिक विद्युत धारा का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें आयन नहीं रहता है, ठीक ना। विद्युत धारा के क्या होता है? कुचालक चालक होता है। इसमें आयन होता ही नहीं। विद्युत धारा के क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन उसमें कंडीशन था, विद्युत धारा का जब ठोस होगा तो विद्युत धारा का कुचालक होगा। कुचालक होगा, चालक होगा। और द्रव होगा तो विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा। कुचालक। कंडक्टर। लेकिन ये जो है सहसंयोजक बंधन ये क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत धारा का डायरेक्ट कुचालक होता है, इसमें आयन पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। अब समझ गए? जी। चलिए ये ठोस अवस्था में रहता है। क्या लिख दिए? हम सुधार किए हैं। जब अध्रुवीय बंधन। जब समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनता है उसको नॉन पोलर सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन मतलब क्या बोले? जब समान परमाणु से बनेगा तो जब समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, हाँ। इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन मतलब इसका एक मतलब क्या प्रकार भी है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, अच्छा। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या हुआ? नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ये हो सब क्या गया। है? ये सहसंयोजी बंधन का उदाहरण है, ठीक है। जब दो अलग अलग परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनता है उसे क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजी बंधन। मतलब जो अलग अलग परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, अलग अलग परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनने का क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बंधन। पोलर ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन। हाँ, ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन बोलेंगे। जैसे ठीक ना? HCl बनाता है। जब दो अलग अलग परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन अलग अलग परमाणु के
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो बंधन बन रहा है वो उसको क्या बोले? ध्रुवीय सहसंयोजी ध्रुवीय बंधन। सहसंयोजी। बहुत जैसे क्वेश्चन पूछता है। HCl, CH4, H2O, C2H2, C2H4 ये सब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी कर लेगा तो सहसंयोजी अलग ध्रुवीय। अलग परमाणु है हाँ। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अच्छा, अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो ध्रुवीय सहसंयोजी ध्रुवीय बंधन। सहसंयोजक अलग अलग परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ध्रुवीय ध्रुवीय सहसंयोजी। सहसंयोजी। अगर सेम परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तब सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजी बंधन। है? अगर अलग अलग परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है उसको ध्रुवीय। ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन। समझ गए? यदि दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इस बंधन को सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जी सर। जिसे CH4। CH4 जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे डबल बॉन्ड, जैसे O2 C2H4। C2H4 जो हो गया, ठीक है। जब दो परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे C2H2। ठीक ना, जैसे C2H2। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बताइए सिग्मा बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। सिग्मा सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड रहेगा 1 सिग्मा ट्रिपल 1 बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, 2 पाई रहेगा। जी सर, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। समझ रहे हैं। समझ रहे। चलिए हम दूसरा चीज का बारे में कर रहे थे, कोई बात नहीं। बताइए उप सहसंयोजी बंधन। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? उप संयोजी बंधन किसको कहते हैं बताइए? सिग्मा बॉन्ड उप संयोजी बंधन किसको कहते हैं बताइए? संयोजी बंधन इसमें जो होता है साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का होता है। बताइए उप संयोजी बंधन कहते हैं किसको? वैसा बंधन जिसमें साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का होता है, केवल एक ही परमाणु का, बिल्कुल एक परमाणु का रहता है। ठीक ना, एक ही परमाणु। वैसा मतलब बताइए वैसा बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन तो बनता है, मतलब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी से बंधन तो बनता है, किंतु साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का होता है। एक कोई डोनेट करता है हाँ, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु दाता एवं लेने वाले ग्राही कहलाता कोऑर्डिनेट है। बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसको मतलब तीर से ट्रांसफर नहीं होता, मतलब अदला बदली नहीं। तू नहीं, देगा तो कोई एक ही देगा, हाँ। एक ही कहता लेगा भाई तू कोई। गरीब है, तू ले लो, तू अपना मतलब दे रहा बस, बस। कर्जा मत दे रहा। नहीं देना, घुराक नहीं देना। चलो ठीक। कोऑर्डिनेट समझ गए? करना जी होगा। सर। नेत्रदान, किडनीदान, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम किसी- फेफड़ादान। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मस्तिष्क तो दान। इस तरह से हम सब समझ गए। मतलब जैसे को देखिए समझ उप सहसंयोजी बंधन का उदाहरण सब समझ लीजिए, जैसे NH4 हुआ ना, हाँ, SO3 हुआ, ये सब थ्री। HNO3, हाँ, हाँ। ये क्या है? ये ये सब सब जो है कोऑर्डिनेट सहसंयोजी उप सहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उदाहरण बताइए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उदाहरण NH4 हो गया, को दे। HNO3 हो गया, मतलब उसके आपको बाद दे SO3 या हो गया। ले? और चलिए ठीक है, समझ गए ना? हाँ, दे या ले मतलब चलिए ठीक है। अब समझ गए हम सब लोग। जी सर। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा दीजिए। हाँ, इस पर चर्चा करिए सर। सर ये सब- इसी में अल्फा की रन निकलता इससे भी है। कुछ है फैक्ट तो ले लीजिए, 4-5 तो पकड़ाएगा। छोड़िए। छोड़ दे। तो ठीक है, हम सब लोग क्या, हम सब लोग जो है केमिस्ट्री आज का 2 चैप्टर खत्म दो कर चैप्टर चुके हैं। खत्म, केमिकल बॉन्डिंग। अब रेडियो एक्टिविटी भी पढ़िएगा। हाँ, रेडियो एक्टिविटी खत्म। रेडियो एक्टिविटी पर है। पॉइंट है, अल्फा हाँ। से कितना निकलता है, बीटा से कितना। अच्छा ठीक है, कोड खोज किया देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, सक्रियता। वैसा था जिसमें स्वतः अल्फा बीटा गामा के अनुसर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी और ऐसी प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं, जैसे थोरियम, पोलियम, रेडियम, ये सब क्या हुआ? ये सब रेडियो एक्टिविटी रेडियो हो गया। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट हो गया। ठीक जी है, जी जी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या 82 से अधिक होता है उसमें प्रोटॉन प्रतिकर्ष नाभिक बल से अधिक होता है। करने लगता है। ऐसे तत्व का नाभिक अस्थायी नहीं रहता है। अस्थायित्व प्रदान करने के लिए अल्फा बीटा गामा किरणों का सर्जन किया जाता उत्सर्जन, मतलब अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही अल्फा जैसे ही बीटा 82 से ऊपर होता है 82 परमाणु से ऊपर संख्या, जाएगा साहब। उसका जो है ना प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, अस्थायी नहीं रहता है प्रोटॉन हाँ। एलिमेंट का। तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन किया जाता है, जिससे कि वो अस्थायी में लाया जाए। ठीक है, ठीक। अब बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो से रेडियो से हेनरी हेनरी बेकुरल। बेकुरल ने- हेनरी बेकुरल ने हेनरी रेडियो बेकुरल। सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया। कब किया था? कब किया था? ये तो 1896 ये पूछ देता है, 1896 ये पूछ देता है कब? 1896 में हेनरी बेकुरल का हेनरी बेकुरल का जो है हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता का रेडियो खोज किया सक्रियता था। के तत्व का खोज किया था हेनरी बेकुरल। अच्छा, रेडियो सक्रियता का खोज F जूलियट के द्वारा किया गया था, कृत्रिम रेडियो सक्रियता का। ठीक है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता का पूछेगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज एफ जूलियट के द्वारा F जूलियट के द्वारा किया गया था। ठीक ना,
कृत्रिम रेडियो हाँ, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफजूलियट के द्वारा। मतलब इसी रेडियो सक्रियता तत्व की खोज के आधार पर मैडम क्यूरी एवं इनके पति पीए क्यूरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हाँ, था। बिल्कुल, बिल्कुल। सर। कब 1911 में। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को दिया हाँ, गया था। मतलब रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए हाँ, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू हो पति गया? भी थे 1901 क्यूरी। 1901 ना। जी जी सही। नोबेल प्राइज 1901 से शुरू हुआ। मैडम क्यूरी जो है मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, फिजिक्स में भी, हाँ 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र और 1911 में केमिस्ट्री क्षेत्र में, 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में, क्षेत्र में दिया था। और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये बताइए सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता किरण के बारे में जानकारी किसने दिया था? हेनरी बेकुरन। कौन दिया था? हेनरी बेकुरन। रेडियो सक्रियता तत्व रेडियम है, ठीक ना। रेडियो सक्रियता तत्व में क्या है? रेडियम है, सर्वाधिक क्या है? रेडियम है। रेडियम है, जो घर में ठीक है। लगाते हैं तो रात रेडियो सक्रियता को कैसे मापा जाता है? किस रेडियो सक्रियता को कैसे मापा जाता है? जीएम काउंटर से। हाँ, जीएम काउंटर सही बात। कैसे? जीएम काउंटर से ग्रेगर GM? मूलक गुणांक। जीएम काउंटर से। जीएम काउंटर के द्वारा ही पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित किए गए उर्वरक की मात्रा को भी मापा जाता है। हाँ, उर्वरक उर्वरक की मात्रा को भी, अवशोषित किए गए उर्वरक किसमें? की मात्रा को पेड़ जीएम पौधे काउंटर से, में। पेड़ पौधे के ठीक ना। जीएम काउंटर। हाँ, जीएम जीएम काउंटर ग्रेगर मूलक गणक। ग्रेगर मूलक गणक। ग्रेगर मूलक गणक। जब किसी रेडियो तत्व से सभी अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शीशा बचता है। क्या बचता है? शीशा बसता मतलब कि जब कभी रेडियो पदार्थ में अल्फा बीटा गामा सभी निकल गया सब उत्सर्जन तो वो कर क्या दिया। बच गया? वो शीशा बच ओनली गया। फॉर शीशा बचता है। शीशा बचता है, ठीक ना। शीशा कैसा तत्व है? अस्थायी शीशा तत्व है। अस्थायी तत्व। अस्थायी तत्व। शीशा कैसा तत्व है? अस्थायी तत्व। अस्थायी तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रकार का विकिरण होता है, ठीक ना। जी जैसे अल्फा किरण हो गया। अल्फा किरण हो गया। गामा ऐसे। अच्छा, अल्फा किरण की खोज रदरफोर्ड। 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 यह धनावेशित कण होता है, ठीक ना। यह हीलियम परमाणु 2H4 के बराबर प्रकृति वाला होता है, ठीक ना। आज ये अल्फा की वैल्यू बेकुरल गलत में लिख दिया है। हाँ, वो रदरफोर्ड होगा, हाँ, गलती लिख दिया। अल्फा बीटा दोनों का रदरफोर्ड। ठीक ना। तो देखिए इसका कैसा प्रकृति होता है अल्फा का कण का? अल्फा का कण का हीलियम की तरह। किस तत्व की तरह? हीलियम के बराबर प्रकृति होता है। हीलियम के बराबर 2He4। 2He4 हाँ, हीलियम के तत्व। हीलियम। हीलियम जैसे कि 2 परमाणु हुआ तो उसका द्रव्यमान 4 होता है, 4 हो गया। ठीक। अब देखिए ये यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। इसका वेधन क्षमता सबसे कम। अल्फा का वेधन क्षमता, सबसे कम होता है। किंतु इसका आयनिक क्षमता, आयनिक क्षमता सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका कम है तो आयनिक क्षमता सबसे ज्यादा होगा और वेधन क्षमता सबसे कम होगा, और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होगा, ठीक है। यह किरण फोटोग्राफिक प्रेरक को अधिक प्रभावित करता है। अल्फा किरण क्या करता है? फोटोग्राफी को ज्यादा प्रभावित करता है। कौन? यही अल्फा अल्फा किरण। अल्फा, अल्फा जिसकी वेधन क्षमता सबसे सबसे कम कम और आयनिक क्षमता सबसे सबसे ज्यादा 1/10 प्रकाश के वेग का। एक लाइन, इस लाइन को समझिए। रेडियो सक्रिय तत्व से, मतलब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या में 4 की कमी एवं 2 की एवं परमाणु संख्या में 2 की कमी। दोनों कमियां दोनों होता कमियां होता हाँ, है। तो इसीलिए तो हीलियम की तरह करता है ना कम। द्रव्यमान में मतलब जैसे जैसे हीलियम का देखिए, हीलियम में 2 हुआ और 4 हुआ, तो जैसे हीलियम में जैसे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है ना, तो 4 की कमी, और हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, उसमें से परमाणु संख्या में 2 की कमी। सबसे अच्छा तरीका याद करना हीलियम याद हीलियम याद ठीक है। रखो, बस काम तमाम हो जाएगा। तो बताइए तो हम अल्फा किरण के बारे में क्या क्या पढ़े अभी? अल्फा किरण का जो होता है देखिए, प्रकाश के वेग का, खोज पहले रदरफोर्ड किया था। हाँ रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड किया था। इसकी वेधन क्षमता सबसे कम कम, और आयनन आयनन क्षमता सबसे ज्यादा। ठीक अब वेग इसका प्रकाश का और वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। रेडियो जब किसी रेडियो एक्टिविटी तत्व से एक अल्फा को निकाला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब अल्फा होगा तो 4 को द्रव्यमान की कमी ठीक। 2 को परमाणु संख्या, ये चीज याद रखिए, ठीक है। याद 4 रखिए। द्रव्यमान 2 परमाणु। जिंदगी में आप इससे कभी आपको नहीं नॉमिनल भुलाएंगे। बनेगा। जो हाँ। बता दिए हीलियम तो हीलियम, याद तो याद। तो बीटा के बारे में चलते हैं, अल्फा बीटा के बारे में चलते हैं। अल्फा बीटा हो गया, अल्फा हो गया। 200% बुरा करने पे नहीं। तो गैस देख सकते हैं। देखिए ये होता है ग्रुप डिस्कशन का मजा, कितना मजा आ रहा है और सारी चीज याद होते अरे जा कप्तानी रही है। किसका हो रहा है? महेंद्र सिंह जी धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान। देखिए बीटा करण के बारे में चलते हैं, ठीक ना। बेटा, इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नहीं किया गया था जी। यह इकाई एक बार पहले सुन लीजिए, ठीक ना, तब फिर से बोलिएगा, याद होगा। यह कैसा होता है? ऋणावेशित होता है, ठीक ना। कैसा होता है? ऋणावेशित अच्छे से आप इलेक्ट्रॉन ये अल्फा किरण क्या होता है, इसमें कोई
मतलब आयनिक क्षमता जैसे शाब्दिक होता है, तो ऋण आवेशित होता है कि धन आवेशित होता है? अल्फा धनावेशित होता है। धनावेशित होता है ना? ही रहेगा ना। बताइए बीटा यह द्रव, इसका द्रव्यमान लगभग कैसा होता है? बीटा का लगभग शून्य होता है। बीटा कैसा होता है? लगभग शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक है। इसका वेग प्रकाश का वेग का 100 गुना हो जाता है। 100 गुना हो जाता 100 है। गुना। लेकिन इसका प्रकाश से 9/10 गुना होता है। वेदन क्षमता 1/100 गुना होता है। अभी 100 गुना होता है। भेदन क्षमता 100 गुना होता है। अगर प्रकाश के वेग पूछेंगे इसका जो है 9/10 क्या पूछेंगे? क्या बोलेंगे? 9/10। चलिए ये सब कीजिए बीटा किरण के बारे में। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। आइए ऋण आवेशित होता है। इस तरह का हो रहा है। हो गया। मक्खी बैठ गया था कैमरा पर। अरे यार, कैमरा पर मक्खी बैठ गया था। बताइए तो, तंग करता है मक्खी हो। बताइए इसकी खोज रदरफोर्ड, बीटा किरण की खोज वेब सेंटर पे जाके कैमरा पे कैसे बैठ गया हो? पता नहीं। हमको भी लगा कि मोबाइल खराब हो गया। इतना बड़ा मोबाइल है लेकिन कैमरा पे जाके बैठना मामूली बात है। अरे देख मैंने सर क्लास में पढ़ाते हैं तो अपने कर लग जाता है। चलिए चलिए। बताइए हाँ। इसका वेग, प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। ऋण आवेशित होता है। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। इसका वेदन क्षमता, इसका वेदन क्षमता अल्फा किरण का किरण की तुलना में 100 गुना किरण की अधिक। तुलना में, लेकिन अल्फा किरण का वेग प्रकाश का 1/10 था। 1/10 हाँ, ठीक है। 1/10 था, लेकिन उसके तुलना में ये 100 गुना होता है बीटा किरण का वेग। तो वेदन क्षमता रहा। वेदन क्षमता, वेदन क्षमता कहाँ बोल रहे हैं वो? जी वेदन क्षमता ही ठीक है। वेदन क्षमता 100 गुना होता है। हाँ, वेदन क्षमता। प्रकाश का वेग अगर 1/10 इधर ले लिए तो कितना इधर बचा? 9/10 ही लेना है यार। हाँ, ठीक इस है। हिसाब से याद रखिए। ठीक है ना। अब बताइए यह किरण अल्फा किरण की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करता है। ठीक ना। देखिए अल्फा जो है फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था, लेकिन बीटा फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करता है। ठीक ना। क्या समझे? अल्फा जो अल्फा है जो है फोटोग्राफी को बहुत बहुत अधिक ज्यादा प्रभावित करता है, प्रभावित करते थे, लेकिन ये बीटा जो को है इससे कम कम इससे करता है। कम करते हैं। ठीक है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा किरण के उत्सर्जन से उसके परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। बताइए। उसके परमाणु आए छोड़ दीजिए, उधर मत देखिए। देखिए किसी तत्व के बीटा किरण के उत्सर्जन से उसके परमाणु द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता, परमाणु द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता, किंतु परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती एक की है। वृद्धि होती है। एक की वृद्धि होती है। परमाणु देखिए द्रव्यमान पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि वृद्धि हो हो जाती है। तो इसमें क्या क्या पड़े? बीटा में, जाती बीटा में ऋण आवेशित कण है। हाँ। इसका खोज रदरफोर्ड किया था। इसका जो प्रकाश का वेग होता है 9/10 9/10 होता है, जी। और इसकी वेदन क्षमता अल्फा अल्फा से से 100 100 गुना अधिक होता है। अब आइए इसकी फोटोग्राफिक प्लेट पर कम। आयनिक क्षमता जो होती है उससे कम होता है। किससे? अल्फा किरण से कम होता है। आयनिक क्षमता देखिए अल्फा किरण से जो होता है कम होता है। अनिक क्षमता चाहे देखिए फोटोग्राफिक प्लेट पर कम प्रभावित करता है। ठीक ना। ठीक है, बताएं अगर किसी रेडियो तत्व से एक बीटा किरण को उत्सर्जित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ इस पर जो होगा द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन परमाणु परमाणु संख्या संख्या में बढ़ एक की वृद्धि हो जाएगी। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इससे बीटा किरण निकाल जाएगा? किसी भी तत्व से, एक रेडियो तत्व से बीटा किरण निकाल दिया जाएगा तो निकाल दिया जाता है। द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो एक की वृद्धि होती है। ठीक है। एक चीज और जानिए, जी सर बोलिए। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक तत्व की प्राप्ति होती है। हाँ, 100 बार। अगर किसी तत्व से जी। बीटा किरण को उत्सर्जित, एक बीटा किरण को उत्सर्जित किया जाए तो उससे क्या प्राप्त होगा? संभारिक संभारिक प्राप्त क्या होगा, होता है? जिसमें परमाणु भार बराबर, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। भिन्न समझ गए? किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अगर बीटा किरण को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? वो संभारिक। संभारिक होगा। अब देखिए अल्फा बीटा हो गया, गामा किरण के बारे मैडम में। क्यूरी ने इसका खोज किसने किया था? इसका खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। गामा किरण की खोज हेनरी हेनरी बेकुरल ने की। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति जो होती है कैसी विद्युत होती है? चुंबक के तरंग के समान होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबक के तरंग की प्रकृति कैसा होता है इसका? किसका? गामा का। कैसा होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति। इसका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। देखिए अल्फा का 1/10, बीटा का 9/10, इसका प्रकाश के बराबर बराबर। ही होता है। काय के उधर दोनों खरपात हो गया, 1/10 9/10 हो गया बराबर, और इधर तो तब तो बराबर ही होगा ना। अल्फा बीटा गामा, गामा का क्या होता है?
9/10 एकदम गामा गामा का हाँ, बराबर होता है, 1/10 प्रकाश के वेग का बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है गामा का। अरे अल्फा का 1/10, समझ बीटा का गए। 9/10। तो गामा का प्रकाश के आप ज्यादा भाव में मत जाइए, ठीक ना। भावनाओं में बह जा रहा है। ये बताइए गामा किरण का आयनिक क्षमता सबसे कम एवं वेदन क्षमता, सबसे सबसे अधिक अधिक बताया। आयनन कम क्षमता, सबसे सबसे कम कम। वेदन वेदन क्षमता सबसे, 6 मिलीमीटर छड़ को भी छेद कर सकता है। मतलब कि मोटे मोटे चादर को भी ये क्या करता छेद कर है, सकता छेद है। कर देता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम सब लोग गामा मतलब कि किरण रेडियो, अगर रेडियो सक्रियता पर आ जाए तो यही काफी है, ठीक ना। एक में एक इसमें अर्ध, मतलब कि एक होता है अर्ध जीवन का, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक ना। इसको भी देख लिया। मतलब किसी रेडियो सक्रिय तत्व में विखंडन के फलस्वरूप जितने समय में मूल परमाणु की तुलना में आधा हो जाता है उसे अर्ध जीवन काल कहता है। मतलब एक बात समझिए, मतलब कि विखंडन जब हो रहा है ना किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व का, जब ये टूट रहा है, जितने समय में मूल परमाणु की तुलना में आधा हो जाता है, जितना कि मूल परमाणु है ना उसका जितना समय में वो आधा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध जीवन काल बोलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड बोल रहा है, हाँ। हाफ लाइफ पीरियड ना। हाँ, रेडियम का अर्ध जीवन काल 1950 वर्ष का होता है, ठीक ना। 1950 अर्ध जीवन काल पदार्थ के द्रव्यमान, तापमान एवं दाब पर प्रभावित नहीं होता, नहीं ये होता। चीज याद रखिए। तापमान, दाब और कौन है? अर्ध जीवन काल किसको किस पर प्रभावित नहीं होता है, दाब पे नहीं होता दाब, है, तापमान पे और नहीं इसके होता बाद है, पदार्थ के द्रव्यमान पर नहीं होता है। यह केवल विखंडन स्थिरांक पर प्रभावित होता है। विखंडन स्थिरांक पर प्रभावित होता है। डीके कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, विखंडन स्थिरांक। स्थिरांक को- मतलब पूछेगा अर्ध जीवन काल किस पर प्रभावित रहता है, किस पर नहीं रहता है, तापमान एवं दाब पर नहीं रहता है। बोलिए एक बार। द्रव्यमान, तापमान और द्रव्यमान, तापमान और दाब दाब पर नहीं निर्भर असर कोई नहीं द्रव्यमान, तापमान एवं दाब पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं, निर्भर द्रव्यमान, तापमान और दाब पर ये निर्भर ही नहीं रहता। डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन स्थिरांक पर हाँ, डिपेंड लेकिन वो विखंडन के स्थिरांक पर डिपेंड करता है। अगर डीके कांस्टेंट, तो जो अर्ध जीवन काल किस पर डिपेंड नहीं रहता है, ये द्रव्यमान, तापमान और दाब पर। द्रव्यमान, तापमान और दाब पर, लेकिन विखंडन के स्थिरांक पर डिपेंड रहता है। कांस्टेंट पे डिपेंड रहता है। एक होता है औसत काल, ठीक ना। ये फॉर्मूला पूछता है वो। फार्मूला न्यूमेरिकल हाँ। नाम बताते हैं, इसमें पूछता है। नॉमिकल ब्लैक बोर्ड लाना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड लाइए समझाइएगा नहीं तो और तो समझ लीजिएगा, समझा देंगे। उसको हमसे समझ लीजिएगा। अब बताइए औसत काल बताइए औसत काल, किसका औसत काल? क्या होता है। और डीके कांस्टेंट का इनवर्स होता है, ठीक ना। औसत काल में क्या है ना, 1/4 से टी हाफ को गुणा कर दीजिए, हाँ सही बोल रहे हैं, समझे, वही आ जाएगा। वही उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, औसत काल एवं अर्ध आयु काल के बीच के संबंध अगर कीजिएगा ना तब तो कीजिएगा। वो चीज कीजिएगा। अगर हम सिर्फ एवरेज लाइफ पूछ रहे हैं तो 1/λ होगा, ठीक ना। इससे आपको क्वेश्चन भी बनेगा। हाँ बनेगा, तो वो चीज हम जा रहे हैं। बताइए औसत काल एवं अर्ध जीवन काल के बीच संबंध को कैसे, मतलब कि उसको कैसे होगा औसत, अगर बोलेगा कि औसत काल और अर्ध जीवन काल के बीच संबंध बताइए। 1.4 गुना टी हाफ टी कर का देंगे। हाफ। 1.4 गुना टी हाफ। टी हाफ का फार्मूला आपको ऊपर से याद ही होगा, 0.693 लैम्डा, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, हाँ समझे। समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा कुछ सवाल है वो तो अपना से बनाना होगा, ठीक जी है। वो सब कुछ नहीं, आप रहने दीजिए, ठीक है। वो सब अब देखिए कि नाभिक के संलयन, ठीक ना। एक राउंड दीजिए। नाभिक के संलयन अभिक्रिया, ठीक ना। नाभिक के संलयन अभिक्रिया, नाभिक के संलयन अभिक्रिया, ठीक है। जी तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। नाभिक संलयन और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता बाहर है निकलता तो है। इसको क्या बोलते हैं। नाभिक संलयन। मतलब कि 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इससे बहुत ऊर्जा और मात्रा बाहर आती सर्जित है, होता है। उसको क्या बोलते हैं। नाभिक संलयन। जैसे कि सूर्य हो गया, नाभिक संलयन पर काम करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम हाँ यही से नाभिक निर्माण संलयन होता पर है, काम नाभिक करता है। संलयन। हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी निकलता रहता है ना, हीलियम का निर्माण करता रहता है ना, हाँ तभी तो बनता है ना। ये बताइए इस मतलब नाभिक के अभिक्रिया के दौरान निकलने वाला ऊर्जा द्रव्यमान में क्षति के कारण नहीं निकलता है, ठीक ना। द्रव्यमान में जो क्षति होता है उसमें निकलता है, ठीक है। जिसे आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के तहत द्रव्यमान ऊर्जा वाला समीकरण E = mc² से सिद्ध किया है, ठीक है। जी सर। इस प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे नाभिक के कुल द्रव्यमान के योगफल की तुलना में बड़े बड़े नाभिक का कुल द्रव्यमान कुछ कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरण का कारण होता है। मतलब ये जो द्रव्यमान जो छोटे छोटे नाभिक मिलकर जो क्या करता है, बड़े बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसमें द्रव्यमान में कुछ कमी होता है और वही कमी क्या होता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। सूर्य या सभी तारे ऊर्जा के स्रोत नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर है, ठीक है। सर सूर्य और तारे का स्रोत सब अब देखिए नाभिक विखंडन, हाइड्रोजन बम ही है।
ठीक है, हाइड्रोजन बम इसी प्रक्रिया पर है। विखंडने पे है। हाँ, बताइए अब नाभिक विखंडन। क्या खोल दी कप्तान? नाभिक संलयन। छोड़िए, नाभिक संलयन के बारे में। जब एक बड़ा नाभिक, नहीं सर, नाभिक विखंडन के बारे में नाभिक विखंडन, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, जिसके कारण बड़े नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में छोटे नाभिक के में कुल द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरण के कारण होता है। इस अभिक्रिया को नाभिक विखंडन अभिक्रिया। देखिए नाभिक विखंडन में क्या होता है, जब बड़े बड़े नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, मतलब उसका अपोजिट जस्ट लाइक हाँ। मतलब वो छोटे छोटे से बड़ा को उत्सर्जित करते थे, हाँ। लेकिन ये छोटे मतलब तो यह नाभिक विखंडन, जैसे परमाणु बम हो गया, विखंडन परमाणु नहीं, मतलब छोटे छोटे भागों में टूट ही जाना। हाइड्रोजन बम होगा। परमाणु बम, बम, हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन, हाइड्रोजन बम, नाभिक संलयन, परमाणु बम, नाभिक विखंडन, नाभिक की भट्टी, ये भी विखंडन विखंडन। नाभिक विखंडन सिद्धांत का था। नाभिक भट्टी नाभिक विखंडन पर, परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर। नाभिक विखंडन दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। देखिए ये नियंत्रित और अनियंत्रित एक बार जो ना, जो आपकी बार जो बीपीएससी एग्जाम हुआ 67वीं 66वीं हुआ, जी सर, तो उससे जो पहला जो क्वेश्चन अति हुआ था 67वीं जो है, जो कैंसिल हुआ है, जो कैंसिल हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो पूछा था कि ये जो है ना किससे, मतलब कि एक अभिक्रिया दे दिया था और पूछा था ये नाभिक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है कि नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया है, समझे ना। वही नाभिक के मतलब नाभिक के भट्टी के बारे में पूछा था कि नाभिक भट्टी में कैसा मतलब होता है, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है कि नियंत्रित होता है। ये नियंत्रित है। जिस नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है उसे परमाणु पाइल रिएक्टर कहा जाता है, ठीक है। जिसमें मतलब कि ग्रेफाइट का प्रयोग, जिस रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया है तो उसको क्या बोलता है, परमाणु रिएक्टर, परमाणु पाइल रिएक्टर, ठीक है, ठीक है। नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक के रूप में कैडमियम एवं बोरॉन का क्षार का उपयोग ठीक है, मतलब कि नियंत्रक के रूप में बोरॉन का क्षार या क्वेश्चन ये पूछे हुआ कैडमियम और बोरॉन के क्षार, कैडमियम और बोरॉन के क्षार का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसको अति करने के नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम एवं बोरॉन की क्षार को। और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, जी मंदक के रूप में D2O का भी उपयोग होता है। वही बताइए, नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन को ठंडा करने के लिए शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग होता है। सोडियम और पोटेशियम का द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया है, मतलब शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम को द्रवित मिश्रण का सोडियम और पोटेशियम का द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम का द्रवित मिश्रण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये शीतलक के रूप में काम करता है, ठंडा करने के लिए। नाभिक रिएक्टर का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्य के लिए भी किया जाता है, जबकि परमाणु बम का प्रयोग विध्वंसन कार्य के लिए। अच्छा बताइए, विश्व का पहला नाभिक रिएक्टर एनरिको फर्मी के द्वारा यूएसए के शिकागो में स्थापित किया गया। यूएसए के शिकागो में एनरिक फर्मी के द्वारा। बम के बारे में आ गया हो। हाँ, 6 अगस्त 1950। अच्छा ये बताइए भारत का पहला परमाणु भट्टी कहाँ है, पहला महाराष्ट्र महाराष्ट्र तारापुर में स्थापित है, ठीक है। अच्छा देखिए भारत के कुछ परमाणु भट्टी के बारे में मतलब कि देख लेते हैं कौन कौन है, ठीक है। मिलाने के लिए तो देता है। महाराष्ट्र में कौन है, तारापुर है, महाराष्ट्र में परमाणु भट्टी, तारापुर, गुजरात में काकरापाड़ा, राजस्थान में रावत भाता, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में केगा, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम, कल्पक्कम को नाम है कल्पक्कम और कुडनकलम, दोनों अलग अलग है। कल्पक्कम और कुडनकलम, ठीक ना। तो इस तरह से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसमें महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में आपको तो तारापुर, और गुजरात में राजस्थान में रावत भाटा, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में केगा, तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडनकुलम। रेडियो सक्रिय तत्व का कुछ महत्व देख लेते हैं, ठीक ना। शरीर के भीतर ट्यूमर का पता लगाने के लिए ये पूछता है, शरीर के भीतर ट्यूमर पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74, 74 कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60, रक्त परिवार में आए गतिरोध का पता लगाने एवं इलाज करने के लिए सोडियम 24, सोडियम 1924 सोडियम 24, रक्त परिवहन में आए गतिरोध का पता लगाने एवं इलाज करने के लिए सोडियम 24, हड्डी से संबंधित रोग का इलाज करने के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब बोन कैंसर के लिए ट्रोंसियम 89, एस्ट्रोंसियम, थोराइड ग्रंथि में होने वाले विकार के इलाज में आयोडीन 131
131 131 भूमिगत तेल या गैस पाइप लाइन में आए रिसाव का पता लगाने के लिए आयोडीन 131 आयोडीन 131 एक बड़ी अरे आयोडीन कहाँ से होगा यार, ये सोडियम सोडियम 24 सोडियम 24 होता है। भूमिगत तेल गैस पाइपलाइन में आए रिसाव का पता लगाना, मतलब भूमिगत तेल या गैस पाइप में अगर रिसाव आ गया तो सोडियम 24 का प्रयोग सोडियम 24 का, ठीक ना, सोडियम 24 का। पौधे के द्वारा अवशोषित किया गया उर्वरक की मात्रा का पता जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की जीवाश्म गायों का पता C14 के द्वारा। कार्बन 14 से हाँ, पृथ्वी या चट्टान या पर्वत पठार यूरेनियम उम्र पता लगाने के लिए यूरेनियम 235। तो इस तरह से हम पूरा रेडियो सक्रियता भी पढ़ लिए। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। हम दिख नहीं रहे हैं।